सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ साना साना हाथ जोड़ी के चतुर्थ मॉड्यूल के साथ प्रस्तुत हूँ। साना साना हाथ जोड़ी जो एक नेपाली प्रार्थना गीत है जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। इसी के आधार पर लेखिका ने इस पाठ का नाम रखा। लेखिका मंदु काकरिया स्वयं सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर निकली थी, इसलिए इस पाठ का वर्णन उन्होंने यात्रा वृत्तांत के तौर पर किया है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी, उस राजधानी के दृश्य का वर्णन करते हुए पाठ की शुरुआत करती हैं और कहती हैं कि रात्रि में ऊपर से ऊंचाई से ये दृश्य देखने पे ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में जो तारे हैं वो बिखर कर नीचे आ गए हों और आसमान उल्टा हो गया हो। शहर के लोगों के परिश्रमशील जीवन को देख करके वो गंगटोक के लोगों को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहती हैं, जिस शहर का सुबह शाम रात उन्हें सबको सुंदर लगता है। प्रातःकाल होते ही वो अपने एक नेपाली मित्र जितेन नार्गे, जो चालक भी था और गाइड के रूप में भी था, उसको लेकर के अपने मित्र मणि के साथ होते हुए वो हिमालय की तीसरी चोटी कंचनजंगा से आगे बढ़ कर के युमथांग तक जाना चाहती हैं और युमथांग जो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर था उसे की यात्रा पर वो निकलती हैं। युमथांग की यात्रा में जब 17 किलोमीटर की दूरी पर आगे बढ़ती हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर सफ़ेद पताकाएं, झंडियां फहराए हुए दिखते हैं, जिसके बारे में नार्गे ने बताया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं और जब किसी की मृत्यु होती है तो वो कुछ दूर स्थान पर, पवित्र स्थान पर शांति के लिए शहर से दूर 108 श्वेत पताकाएं यानी झंडियाँ फहरा देते हैं और इन्हें उतारते नहीं, ये स्वयं नष्ट होते हैं। और जब किसी उत्सव पूर्वक कार्य को किया जाता है, उल्लास पूर्वक कार्य करते हैं तो रंगीन झंडियाँ वो लगाते हैं। इस तरह से आगे बढ़ करके फिर नार्गे ने बताया कि यह स्थान कविलोंग स्टाक है। कविलोंग स्टाक जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसी रास्ते पर उन्हें एक धर्मचक्र प्रेयर व्हील दिखाई देता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप नष्ट होते हैं। लेखिका मन ही मन विचार करती है कि चाहे पहाड़ का क्षेत्र हो, मैदान का क्षेत्र हो या भारत का कोई क्षेत्र हो, हम कितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर लें, लेकिन लोगों के धर्म को लेकर के जो विश्वास है, जो उनकी आस्था है, जो उनका अंधविश्वास और पाप पुण्य जैसी धारणा है, वो एक ही जैसी है। जैसे गंगा स्नान से उत्तर के क्षेत्र के लोगों में विश्वास है कि पाप नष्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ धर्मचक्र घुमाने से लोगों में विश्वास है कि पाप नष्ट होते हैं। तो ऐसे विचार पूरे देश में धर्म को लेकर एक ही जैसे हैं सब जगह पर। लेखिका आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे बाजार पीछे छूटता जाता है, बस्तियां पीछे छूटती जाती हैं और अब रास्ते जो विशालकाय पर्वतों से होकर गुजर रहे हैं उनके बीच में वीराने सकरे घुमावदार होने लगे थे। गाड़ी हिचकोले खा रही थी। आगे बढ़ते हुए वो मन ही मन मेरे नगपति मेरे विशाल यानी हिमालय पर्वत को सलामी देने जैसे भाव के साथ उसकी प्रशंसा करते आगे बढ़ती हैं और आगे जब वो एक स्थान पहुंचती हैं तो उन्हें तीस्ता नदी बड़े ही वेग से बहती दिखाई देती है। उसका सौंदर्य देखने लायक है। इस प्रकार संपूर्ण सौंदर्य को देखते हुए वो माया और छाया के अनूठे खेल को अपने आँखों में भरना चाहती है, यानी एकदम एक ठक सी वो सारे सौंदर्य को देख रही हैं कि एकाएक उनकी निगाहें थम गई। उनके सामने कुछ महिलाएं जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधे हुए, उस पीठ पर बड़ी सी टोकरी में बांधे हुए, जिसे डोको कहते हैं, कुदाल लेकर के पूरी ताकत के साथ पत्थर तोड़ रही थी। लेखिका उत्सुकतावश उनके बारे में जानना चाही तो पता चला कि ये पत्थर तोड़कर रास्ते बना रही हैं और बच्चों को भी पीठ पर लाद कर रखी हैं, बांध रखी हैं अब उस बड़ी सी टोकरी में। लेखिका के मन में विचार आते हैं कि कहाँ पर यहाँ इतना सौंदर्य बिखरा है, नदी फूल वादियाँ हैं और उसके बीच में ये भूख दीनता के साथ अपने जीवन जीने के लिए इतना परिश्रम करती ये सौंदर्यशाली महिलाएं दिख रही हैं। वास्तव में वो मातृत्व यानी माता के रूप में अपने पुत्र, अपने बच्चों का पालन और श्रम साधना परिश्रम करते हुए अपने परिवार की जीविका के भी व्यवस्था कर रही हैं। आगे बढ़ कर के वो मन ही मन उनके मन में विचार आया कि किस तरीके से
ऐसे ही पुरानी उनकी एक यात्रा जो उन्होंने झारखंड में पलामू और गुमला के जंगलों में किया था, उसमें वहाँ भी उन्हें बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश करती आदिवासी युवतियाँ मिली थी और वो आदिवासी युवतियाँ भी अत्यंत परिश्रम के साथ अपने जीवन का पालन कर रही थी। यानी कहती हैं लेखिका कि पूरे देश में सभी स्थानों पर जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनके लिए मात्र अभाव है, यातना है, कठिनाइयाँ हैं, दुख है, वांछना है, दुख जैसी चीज़ें हैं। वास्तव में कोई भी व्यवस्था हो जाए लेकिन गरीब व्यक्ति की स्थिति नहीं सुधर रही है। लेखिका ऊंचाई पर चढ़ती जा रही थी। जितेंद्र नारगे हर स्थान के बारे में उन्हें परिचय बताता था कि यहाँ पर कोई चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा, यानी ये यहाँ पर इतने कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं कि बर्बीले यानी मोटे वो नहीं होते, बढ़े हुए पेट वाले नहीं होते हैं, सभी वे व्यक्ति यहाँ फुर्तीले दिखते हैं। लेखिक जितेंद्र नारगे ने ये भी बताया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो दूर स्कूल पैदल ही यात्रा करके पढ़ने जाते हैं। 2-3 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो पढ़ते हैं और शाम को लौट करके अपने परिवार में अपनी माँ के साथ जानवरों को पानी भरते भी हैं, लकड़ियाँ भी लाते हैं और चराते भी हैं जानवरों को। इस तरीके से वो परिश्रम करते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ इतने परिश्रम के कारण ही लोग मेहनतकश बादशाहों के शहर कहना लेखिका का यहाँ पर उचित है। लेखिका को बीच रास्ते में हरे भरे चाय बागानों से पत्तियाँ तोड़ती युवतियाँ जो सिक्किमी परिधान बोकू है उसे पहने हुए दिखती हैं। आगे बढ़ते हुए लेखिका जब एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर तीस्ता नदी बहती हुई दिखती है। बच्चों, तीस्ता नदी से ही सिक्किम के सभी क्षेत्रों में सिंचाई कार्य होता है और खेती का कार्य भी होता है। ऐसे स्थान पर पहुंच करके लेखिका वहां बर्फ़ देखने की उम्मीद में थी। उसने सोच रखा था कि लायुंग जो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है उसे देखूंगी तो वहां पर बर्फ़ मिलेगी, लेकिन उसे वहाँ पर बर्फ़ नहीं मिलता है। तो वास्तव में लेखिका निराश होती है। लेकिन एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि आप 500 फीट ऊंचाई पर और आगे बढ़ जाइए तो आपको कटायो नामक एक स्थान मिलेगा जहाँ पर बर्फ़ अवश्य मिलेगी। यहाँ लायुंग में तो प्रदूषण होने के कारण धीरे धीरे बर्फ़ गिरना कम हो गया है। वास्तव में लेखिका सोचती है कि प्रदूषण ने हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया है। हम यहाँ पर उन्हें बर्फ़ नहीं मिलती और वो अत्यंत निराश होकर के आगे बढ़ती हैं, इस उम्मीद में कटायो की तरफ बढ़ चलती हैं कि शायद यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल जाए। कटायो के बारे में जितेंद्र नारगे बताता है कि कटायो जो है वह अत्यंत ही सुंदर स्थान है। इसके बारे में वो कहता है कि ये हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड से तुलना करते वह बड़े ही सुंदरता के साथ नेपाली भाषा में गीत गाने लगता है। लेखिका कटायो जब पहुंचती है तो चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ मिलती हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सभी पर्वतों पर कोई सफ़ेद रंग का पाउडर डाल दिया गया हो या साबुन का झाग हो। इतना सुंदर दृश्य चारों तरफ दिख रहा था और लेखिका कहती है कि मेरे पाँव झनझन करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ जन्नत हो, यानी स्वर्ग बिखरा पड़ा हो। लगातार वो फ़ोटो खींच रहे हैं। वो सारे दृश्य को देखकर प्रसन्नता के साथ प्रसन्न हो रही है और उसके दिमाग में आता है कि अंग्रेजी कवि जो मिल्टन है उसने यू जो अभिनेत्री थी उस कविता की, उसके सुंदरता का वर्णन करते हुए ऐसे ही लिखा होगा कि वो शैतान भी उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त करता है, यानी ठगा सा रह जाता है। बच्चों, इस मिल्टन और यू के बारे में लेखिका सोच रही, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो मित्र थी मणि वर्णन करती है कि ये जो चारों तरफ बर्फ़ बिखरे पड़े हैं, बर्फ़ जमे पड़े हैं, हिम शिखर के जल स्तंभ हैं, ये वास्तव में जल के बहुत बड़े स्रोत हैं। कहती है कि कैसे प्रकृति भी हमारे लिए जल की व्यवस्था करती है, जल संचयन की व्यवस्था कर रखी है। सर्दियां होते ही ये पर्वत बर्फ़ से ढक जाते हैं और जब गर्मी होती है तो ये पर्वत पिघल करके जलधारा के रूप में बनकर नदियों के माध्यम से सभी देश के सभी क्षेत्रों में फैलकर सिंचाई करती हैं, लोगों की प्यास बुझाती हैं।
कितना सुंदर व्यवस्था ये जल संचयन का है। और गर्मी होने पर ये वाष्प के रूप में बिखर कर आकाश में जाती हैं और वहाँ से पुनः पर्वत शिखरों पर जमती हैं। तो ये जो जल चक्र का स्वरूप है वो अत्यंत ही सुंदर है। तो इस तरह जल की व्यवस्था करती हैं ये बर्फ़, जो बर्फ़ के रूप में जो पर्वतों पे ढके बर्फ़ हैं। और लेखिका ये भी कहती है कि ये जो नदियाँ हैं जो जल की सिंचाई करते हैं, इनसे ही तो हमारा जीवन चलता है, हमारे खेतों में हरियाली आती है, हमारी प्यास बुझती है। तो पूरे जीवन पर इन नदियों का ऋण है। लेखिका यहाँ जल के महत्व को स्पष्ट करती कहती है कि ना जाने कितना ऋण है इन नदियों का हम पर। आगे बढ़ने पर लेखिका को सीमा दिखाई देती है, भारत की सीमा, बॉर्डर आ गया। और उस बॉर्डर पर जो चीन की सीमा के पास था, देखती हैं कि इतनी कड़कती ठंड में जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, तो उस समय भी सैनिक जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। लेखिका वहाँ एक सैनिक से पूछती हैं कि आप चैन की नींद आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पर। तो कहता है कि जब आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। इस तरह वो अपने बारे में कहता है कि हम तो यहाँ पर अत्यंत परिश्रम से पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगती है कि वास्तव में जब हम अपने घरों में रहते हुए बैसाख के महीने में भी ठिठुरने लगते हैं, तब ये जवान पौष यानी जनवरी जैसे समय में यहाँ पर जब सब कुछ पेट्रोल भी जम जाता है तो उस समय तैनात रहते हैं। कितने खतरनाक जीवन ये जी रहे हैं, ऐसा सोचती हुई लेखिका अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। वह सोचती है कि एक सैनिक जो कि सभी प्रकृति के पर्यावरण के कठिनाइयों को झेलते हुए सीमा की रक्षा करते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, वहाँ भी लू चलती है, गर्म हवाएं हैं, उनको थपेड़ों को झेलते हैं सैनिक। ठंड के मौसम में बर्फ़ 0 डिग्री तापमान से नीचे पर भी आकर के वो सीमा की रक्षा करते हैं। तो वास्तव में यह जीवन इनके लिए अत्यंत ही प्रशंसा के योग्य है और वो इसको मन ही मन सलाम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यात्रा के रूप में इतनी कहानी आपको अब तक समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों से आपका मूल्यांकन करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कटायो अन्य टूरिस्ट स्पॉट से किस तरह भिन्न था। बच्चों, कटायो पर एक भी दुकान नहीं थी, इसलिए कटायो पर प्रदूषण का प्रभाव कम था। लेखिका इसी के बारे में कहती है कि कटायो में एक भी दुकान नहीं थी, यानी विकल्प का कटायो में एक भी दुकान नहीं थी, यह उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 2, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, यह कथन किसके लिए कहा गया है। का विकल्प है पहाड़ी क्षेत्र के लिए, खा है पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के लिए, गा है नेपाली लोगों के लिए, घा है देश के कारखानों के लिए। जब पत्थर तोड़ती लेखिका देखती है महिलाओं को तो सोचती है कि जो श्रमिक है बहुत ही कम पारिश्रमिक लेकर, कम पैसे लेकर के बहुत ही अधिक परिश्रम करते हैं, तो यह वह महिलाओं के लिए सोचती है। तो खा विकल्प सही है, पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के लिए। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है। का विकल्प है कुएं द्वारा, खा है नहर द्वारा, गा है वर्षा द्वारा, गा है पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जल को एकत्र करके भंडारण से। तो बच्चों, जब कटायों पर लेखिका पहुंचती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो उनकी महिला मित्र मणि कहती है कि ये जो पर्वत शिखर पर जमे हुए बर्फ हैं, यही पिघलकर नदियों में जलधारा के रूप में बनते हैं, यानी घा उत्तर सही है। पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जल को एकत्र करके भंडारण से ही जल संचयन की व्यवस्था चलती है। तो आइए कुछ कार्य प्रपत्र के प्रश्नों से आप अपना मूल्यांकन करें और इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लेंगे, साथ में इसका उत्तर भी अपने विचार से आप देंगे। प्रश्न नंबर 1, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये अपने विचार से आप लिखेंगे। सीमा के जो सैनिक, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, सारी समस्याओं को झेलकर अपनी सीमा की रक्षा करते हैं, हमारे लिए जीते हैं। तो आपका भी उनके परिवार और उनके लिए कुछ दायित्व बनता है, सम्मान के साथ साथ कुछ फर्ज बनता है। तो वो क्या होना चाहिए, अपने विचार लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। आपके परिवार का, समाज का इस
शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में क्या योगदान है, ये आप वर्णन करेंगे। प्रश्न नंबर 3, पलामू और गुमला के जंगलों में पत्तों की तलाश में डोलती आदिवासी युवतियाँ तथा युमथांग की पहाड़ियों में लेखिका को कौन सी समानता नजर आई। उसने चाहे पत्थर तोड़ती युमथांग की पहाड़ी महिलाएं देखी और चाहे पलामू और गुमला के जंगलों में पत्ते तोड़ती आदिवासी महिलाएं देखी, सभी कठोर परिश्रम करने वाली थी, सभी गरीब थी, इसलिए उन सब में ये समानता थी कि दीनता दया के साथ सभी व्यवस्थाएं देश में कुछ भी हों उनके लिए कुछ नहीं था। तो ये आज का विषय बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे फिर इसके अगले भाग में। धन्यवाद।